स्टडी आईक्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम जीएस 3 से रिलेटेड लोकस्ट अटैक पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अभी जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा लोकस्ट अटैक बहुत सीवियर हो गया था। इवन पाकिस्तान के अंदर तो नेशन वाइड इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। पिछले 20-30 दशकों का ये सबसे भयंकर लोकस्ट अटैक था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये कि क्यों इतने टाइम के बाद क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का, कि इतना हेवी लोकस्ट अटैक रहा है एंड दैट आल्सो इनटू द न्यू टेरिटोरीज। ऐसे एरियाज में लोकस्ट इस बार पहुंचे हैं जहां पे पहले उनकी रीच नहीं थी। मेरा नाम संतोष चौधरी है। मैं 2018 बैच की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, little_simple_ बुधा पे। आपको अगर मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या इन जनरल यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझे यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ये टॉपिक जीएस 3 के डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारा आज का है, लोकस्ट हैव स्प्रेड टू न्यू टेरिटोरीज अक्रॉस इंडिया विद न्यू फैक्टर contributing to their spread. Has climate change added another layer of stress and uncertainty? What measures can be taken to curb this other plague? Discuss. क्वेश्चन में पार्ट्स देखो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कीवर्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है हमारे, लोकस्ट इज कीवर्ड, क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। फिर क्या पूछ रहा है कि इट हैज स्प्रेड टू न्यू टेरिटोरीज अक्रॉस इंडिया। न्यू टेरिटोरीज से क्या मतलब है कि ऐसे जगह पे पहुंचा है जहां पे पहले ये नहीं जाता था। देयर आर दोज आर टोटली न्यू एरियाज जहां पे लोकस्ट अटैक हुआ है। ओके, एंड विद न्यू फैक्टर्स। अच्छा, ऐसे कौन से नए फैक्टर्स हैं जिसने इसको न्यू टेरिटोरीज तक पहुंचा दिया है? ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लोकस्ट को डिफाइन करेंगे। न्यू टेरिटोरीज तक कहाँ तक पहुंचा है, उन टेरिटोरीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद में क्या नए फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी स्प्रेड इंक्रीज हो रही है, उसको हम मेंशन करेंगे। इन सब को हम सब हेडिंग बना के लिखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली दिखे कि हमने सारे आंसर्स लिखे हैं इसके अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हैज क्लाइमेट चेंज एडेड अनदर लेयर ऑफ स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्या क्लाइमेट चेंज का कोई इम्पैक्ट है? पर क्या बोल रहा है, अनदर लेयर। इसका मतलब है कि ऑलरेडी कोई ऐसा इम्पैक्ट है जो क्लाइमेट चेंज का है, लेकिन कुछ एक और लेयर ऐड हो गई है स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी की। ठीक है, तो अनदर लेयर, जब आप ये सेकंड पार्ट इसका आंसर करोगे तो आप इसमें पहले मेंशन करोगे कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी हमारी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, सी लेवल है इंक्रीज हो रहा है, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जितने भी हमारे जैसे मानसून है बहुत इरेटिक हो गया है। इस तरह के 4-5 चीजें आप मेंशन करोगे यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, एंड दे आर गिविंग दिस स्ट्रेस एंड वेरी अनसर्टेन इवेंट्स। सिमिलरली अभी एक और लेयर जुड़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अनदर लेयर का मतलब ये हो जाएगा कि ऑलरेडी कुछ था, इसके अंदर लोकस्ट अटैक इंक्लूड हो गया है। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कर्ब दिस अदर प्लेग, डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पे हम मेजर्स बताएंगे कि किस तरीके से क्या मेजर लिए जा सकते हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द लोकल पीपल एंड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तीनों लिखेंगे हम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, क्योंकि लोकस्ट एक कंट्री से तो होता नहीं है ना, इट कीप ऑन स्प्रेडिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हमें चाहिए। उसके बाद में जाहिर सी बात है एक बहुत बड़े एरिया पे हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को प्लस स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दे हैव टू प्रोवाइड दी मैकेनिज्म, दी मेथड्स की किस तरीके से इसको करब कर सकते हैं। और इवेंचुअली क्या होगा कि लोकल पीपल को, लोकल फार्मर्स को ये इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमें लोकल फार्मर्स को टीच करना होगा कि कैसे इसको मेजर लेना है कि इसके इम्पैक्ट को मिनिमम करा जा सके। सो जब हम मेजर की बात करेंगे तो हम तीनों स्टेज पे, तीनों लेवल पे इसकी बात करेंगे। ओके, अच्छा देखो, जनरली आपने एक देयर इज वन थिंग कि जनरली आपने देखा होगा कि कभी कभी एक ही टॉपिक का क्वेश्चन जीएस 1 में भी आता है और 3 में भी आ जाता है। जैसे कि फ्लड का क्वेश्चन आपने देखा होगा, जनरली 2016 में आया था
कि इट वॉज इन द GS1 ऑल्सो एंड GS3 ऑल्सो। तो जब आपका क्वेश्चन GS1 में भी आ रहा है और आपका क्वेश्चन GS3 में भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप दोनों में सेम कंटेंट लिखो। तो सेम कंटेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टोटली डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कौन से पेपर में आया है उसके हिसाब से। जैसे अगर GS1 में आया है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे ज्योग्राफी वाले पोर्शन से रिलेटेड होगा। तो ज्योग्राफी वाले पोर्शन से रिलेट करके आपको उसका आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लड का क्वेश्चन है तो फ्लड का आप ज्योग्राफी में क्या आंसर करोगे कि कहाँ पे आता है, वेयर डज इट कम, क्या उसके कॉजेज हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्यों ये इंटेंसिफाई हो रहा है, कौन से एरियाज में रेगुलरली आ रहा है। तो आप उसको ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से आंसर करोगे। वेरिज अगर सेम फ्लड का क्वेश्चन GS3 में आता है तो इसमें दो चीजों में आ सकता है कि फ्लड किस तरीके से इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर फ्लड किस तरीके से हम फ्लड का डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। कौन से क्या लैंग्वेज क्या है उस क्वेश्चन की, उसके हिसाब से इसको आंसर करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। अभी ये GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम इसमें GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह से आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया? 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के और क्या क्या हमको इसमें आंसर करना है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो। पिछले 20-30 दशक का ये सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक था। जनरली वेस्टर्न इंडिया तक ही ये सीमित रहता है कि राजस्थान का कुछ एरिया, पंजाब का कुछ एरिया इससे इफेक्टेड रहता है। लेकिन इस बार लोकस्ट ने, जो लोकस्ट स्वार्म था, इट स्प्रेड टिल बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक स्प्रेड हो गया था। क्या रीजन है कि इतने नए एरियाज में स्प्रेड हो गया है और क्या रीजन है कि इतने बड़े नंबर के अंदर लोकस्ट स्वार्म्स आए हैं। सो जनरली जो डेजर्ट लोकस्ट होते हैं, इनके 4 टाइप्स होते हैं। डेजर्ट लोकस्ट इज वन ऑफ द टाइप जो सऊदी अरेबिया या फिर अरेबियन पेनिनसुला का नेटिव है। ये जहाँ पे जब मिट्टी में अच्छा खासा मॉइस्चर रहता है तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन सिमिलरली जिस डायरेक्शन में विंड जाती है उस डायरेक्शन में जनरली ये फ्लो करते हैं। तो फ्लो करते हैं, आई मीन उड़ते हैं, उसी डायरेक्शन में ये फ्लाई होते हैं। सो राजस्थान और गुजरात में ऑलमोस्ट हर साल मॉनसूनल विंड के साथ में सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला के साथ के यहाँ के ओरिजिन से ये यहाँ पे आते हैं। लेकिन इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लोकस्ट एक डेजर्ट ग्रास होकर है, शॉर्ट हॉर्न्ड होता है। आप डेफिनेटली आप सब लोगों ने देखा होगा। और अभी तो ये इतना बड़ा लोकस्ट अटैक था कि दिल्ली के अंदर भी जो लाइक अर्बन स्टेट हैं, अर्बन एरियाज हैं, वहां तक लोकस्ट का इतना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दिया था। अगर आप 90s के किड हैं, आई मीन अगर आप 20-30 की एज कैटेगरी के अंदर आते हो, तो प्रोबेबली दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम कि आपने इतना बड़ा लोकस्ट स्वॉर्म देखा होगा। मतलब दिस वाज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ ऑल्सो जब मैंने ऐसा लोकस्ट स्वॉर्म देखा था। ओनली आई हर्ड फ्रॉम माय दादाजी ओनली कि इस तरीके से अटैक हुआ, टिड्डी का अटैक हुआ करता था, जैसे टिड्डी दल भी बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर मई-जून 2019 के आसपास आया और ये राजस्थान और गुजरात में था। उसके बाद में धीरे धीरे ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, इससे लेके बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक पूरा एरिया में फैल गया था। सो हमारा एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सेंटर जोधपुर के अंदर है। इट गेव सम गाइडलाइंस ऑल्सो कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है। जब से ये बना है, जब से इस्टेब्लिश हुआ है, पिछले 8 दशक से ये लगातार कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहा है। क्योंकि अब जब लोकस्ट अटैक होता है तो फसल पूरी की पूरी वो खा जाते हैं, पूरी फसल खराब हो जाती है। तो इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स करे, काफ़ी गाइडलाइन थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा लोकस्ट अटैक था कि मतलब द चेन ऑफ द पीरियोडिक लोकस्ट अटैक इज येट टू बी ब्रोकन। अभी ये पूरी तरीके से कंट्रोल हुआ ही नहीं है। तो क्यों हम इतना इसको डेडली मान रहे हैं? देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी कि इनको इतना डेंजर माना जाता है। एक तो जो अडल्ट लोकस्ट होता है वो एक दिन में 150 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है विद द विंड की डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं। दूसरा, अगर इनकी ब्रीड को अनचेक रखा जाए, फेवरेबल कंडीशन, मतलब मिट्टी में अगर अच्छा मॉइस्चर है, तो ये दे कैन फॉर्म इनटू ह्यूज स्वॉर्म्स जो पूरे पेड़ को या फिर क्रॉप एरिया को पूरे के पूरे को नष्ट कर देंगे।
आप लोगों ने भी डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सुना होगा कि जिस भी पेड़ पे बैठता है टिड्डी दल या जिस भी खेत में बैठता है उसको पूरा का पूरा वो खा जाते हैं, पूरी फसल वहां से खत्म हो जाती है। इन जस्ट 3 ब्रीडिंग सीजन इनकी जो पॉपुलेशन है वो 16,000 टाइम इंक्रीज हो जाती है। मैं यहाँ पे 16,000 प्लस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज मल्टीप्लाइंग बाय 16,000। और ये इतना खाते हैं, मतलब दे आर द वेरोशियस ईटर्स। इनका जो बायोलॉजिकल मेकअप है वो भी ऐसा होता है, मतलब कि जहां पे मॉइस्चर और ग्रीनरी होती है वहां पे ये अट्रैक्ट होते हैं। एंड दैट इज लाइक दिस टाइम दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि ये अर्बन एरिया में इतने क्यों हुए थे, क्योंकि जब लोकस्ट इंडिया में एंटर हुआ था तो उस वक्त पे हार्वेस्ट का सीजन चल रहा था। हार्वेस्ट के सीजन में इनको इतनी ग्रीनरी नहीं दिखी थी, सो दे टर्न्ड टुवर्ड्स द अर्बन एरिया, जहां पे जो अर्बन ग्रीन स्पेस था उस पे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वेदर और रीजन के हिसाब से बहुत अडेप्टिव होते हैं और अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं और प्रिवेलिंग विंड के पाथ को फॉलो करते हैं। जहां पे विंड डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में जाते हैं, इसीलिए जनरली ये मॉनसूनल विंड के साथ यहाँ पे आते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आया है तो आप इसमें डायग्राम बनाओगे, मैप बनाओगे। आप इसमें 2 मैप बनाओगे, एक ये मैप बनाओगे जिसके अंदर आप एरिया शो करोगे कि कहाँ कहाँ पे लोकस्ट अटैक हुआ है और कौन सा एरिया लोकस्ट अटैक का प्रोन है। और उसके बाद में आप इसी मैप के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे कि दीज आर दी वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज ऑफ दी लोकस्ट अटैक दिस ईयर। इसी मैप के अंदर आप इसको शो करोगे कि कहाँ पे डेविस्टेटिंग वेव आई है इन दी अफ्रीका, वेस्ट एशिया and it is also challenging the government। और ये फूड सप्लाई और लाइवलीहुड को थ्रेटन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जनरली फार्मर्स को इफेक्ट करता है, ये पूरे की पूरे एग्रीकल्चर को नष्ट कर देता है। जनरली इट हैज बीन सेड कि एक जो लोकस्ट स्वॉर्म की वेव होती है इसमें लगभग 40 मिलियन लोकस्ट होते हैं और ये 40 मिलियन लोकस्ट जो है लगभग 35,000 लोगों का खाना जो है उसको नष्ट कर देते हैं। विच मीन्स कि यहाँ पे फूड स्टारवेशन की, फेमाइन की, फूड सप्लाई की सीरियस इश्यूज आ जाते हैं। तो ये मैप वहां पे बनाना है। सिंपल इस मैप को देख लो, ये वाला जो अफ्रीका और वेस्ट एशिया और एशिया वाला एरिया है, जनरली ये एरिया ज्यादा इफेक्टेड रहता है। जनरली ये यहाँ तक ही लिमिटेड रहता है, इस बार ये पूरे ईस्टर्न इंडिया तक यहाँ पे फैल चुका है। तो इसका क्लाइमेट चेंज से क्या लिंक है? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमारा यही था ना कि Has climate change added another layer of stress and uncertainty? तो इसमें आफ्टर राइटिंग की बाकी कौन सी लेयर हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है, उसके बाद में हम 1-2 लाइन में उसको लिख के इसको लिंक कर देंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से लोकस्ट अटैक बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। तो इसका रीजन क्या है कि देखो, इंडियन ओशन डाइपोल आप समझते हो। इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है कि इंडिया के जो इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड है वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। जनरली जब इसके वेस्टर्न साइड में जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बनता है, विच मीन्स कि ये प्लेस वार्मर हो जाता है। जब ये वार्मर हो जाता है विच मीन्स कि यहाँ से ज्यादा मॉइस्चर का सप्लाई होगा और उस मॉइस्चर के सप्लाई से यहाँ पे इस एरिया में बारिश होगी। तो जब यहाँ पे बारिश होगी तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सटेंडेड रेनफॉल इनटू द वेस्ट एशिया, ओमान, यमन एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसकी वजह से जो ड्राई सैंड थी वो हेवीली मॉइस्चर लेडन हो गई। अभी वहां पे बढ़िया सॉइल मॉइस्चर का परसेंटेज हो गया है, तो इसकी वजह से इट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ द सेवरल लोकस्ट स्वॉर्म्स। उसके एक तो ये रीजन हो गया, दिस इज वन रीजन, इंडियन ओशन, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल को लिखोगे आप। सेकंड रीजन क्या हो जाएगा हमारा कि ओमान और यमन के अंदर साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स आए थे। इन साइक्लोनिक स्ट्रॉम की वजह से हेवी रेन हुआ था वहां पे, इसकी वजह से जो डेजर्टेड एरिया है उस डेजर्टेड एरिया में लेक्स बन गई थी और उन लेक्स ने लोकस्ट स्वॉर्म ब्रीड को फेवरेबल कंडीशंस दी। सेकेंड रीजन ये हो गया। थर्ड रीजन क्या हो जाएगा कि अभी मॉनसूनल विंड है, सो मॉनसूनल विंड के साथ ये दे स्टार्टेड फ्लाइंग एंड दे स्टार्टेड ब्रीडिंग इन दी ट्रेडिशनल ग्राउंड। और इनके ट्रेडिशनल ग्राउंड क्या है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। सो दिस अनयूजुअली माइल्ड समर था इस बार बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। सो इसकी वजह से नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया के अंदर भी काफी बारिश हुई थी फ्रॉम द मार्च ऑफ द मे। तो इसकी वजह से भी ये इंसेक्ट ब्रीड को अच्छी खासी फेवरेबल कंडीशंस मिली है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज नॉर्मल कंडीशन से हट के अब नॉर्मल कंडीशंस हो रही हैं, उसकी वजह से इसकी ब्रीडिंग को ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है। तो इनके नंबर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दे ऑल्सो सेड कि उनका ये भी ओपिनियन था कि जो सुपर साइक्लोन एम्फन आया था ना, अम्फन, तो
अम्फन की वजह से स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड यहाँ पे आई थी, तो उसकी वजह से भी ये जो इंसेक्ट्स हैं ये छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए और उड़ीसा और बिहार तक इनकी रीच हो गई थी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड विंड स्पीड। उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दीज आर द न्यू टेरिटोरीज, ओके, यू न्यू टेरिटोरीज हैं जहां पे पहली बार इनका अटैक देखा गया था। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी साइक्लोन और हेवीली अनसीजनल रेनफॉल, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है, विच वर इंड्यूस्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। तो उसकी वजह से वेजिटेशन ग्रोथ इंक्लूड हो गई, होना स्टार्ट हो गई। तो इसकी तो ये दीज आर सम रीजंस कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज ने इसको इंटेंसिफाई कर दिया और न्यू टेरिटरीज के अंदर इसको स्प्रेड कर दिया है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है? व्हाई आर वी सो अफ्रेड ऑफ द लोकस्ट अटैक? इसका जब आप इम्पैक्ट लिखोगे तो आप इसको 365 डिग्री में सोच के लिखोगे, पूरा आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेना है कि इसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट रहेगा, इसका एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट रहेगा, इसका फार्मर्स पे क्या इफेक्ट रहेगा, इसका इन जनरल हमारी जो गवर्नेंस है किस तरीके से इसको इंस्टीट्यूशंस, इफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। एंड इंस्टीट्यूशन, देखो इंस्टीट्यूशंस पे इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नुकसान हो गया है, क्या ये है कि वो फेल हो गए हैं। अभी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से लोकस्ट अटैक इंटेंसिफाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यू टेरिटरीज में स्प्रेड हो रहे हैं, तो हमें हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारी मेजर्स हैं, उनको भी हमें स्प्रेड करना पड़ेगा, उन्हें भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो फूड सिक्योरिटी में को इफेक्ट करेगा ये, दे आर ए मेजर थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी। फार्मर्स को डेफिनेटली अफेक्ट कर ही रहा है क्योंकि उनका तो पूरा लाइवलीहुड इस पे इम्पैक्ट करता है और पूरी एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को ये खराब कर देंगे। अर्बन एरियाज तक को इफेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो अभी जैसे मैंने बताया कि उस वक्त में हार्वेस्ट, जब ये एंटर हुए इंडिया में, हार्वेस्ट का सीजन चल रहा था, तो जब इनको कोई ग्रीन क्रॉप नहीं दिखी फील्ड में तो ये अर्बन एरिया में इन्होंने इन्वेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि दिल्ली के अंदर भी लोकस्ट स्वार्म का इतना बड़ा फ्लो दिखा था। तो ये कुछ रीजंस हैं कि क्या कुछ इम्पैक्ट्स हैं, दीज आर लाइक वेरी 2-3 इम्पैक्ट्स आई हैव टोल्ड यू। बाकी आप एक बार होलिस्टिकली सोचोगे ना कि लोकस्ट का क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे आप इसको एनवायरमेंट से इशू करोगे, आप इसको एनवायरमेंट से लिंक करोगे डेफिनेटली कि जो भी ग्रीन वेजिटेशन है उसके लिए थ्रेट है ये। बाकी ये जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे पॉल्यूशन और फैला देते हैं, तो आप उसको भी लिखोगे। सो आप इम्पैक्ट ऑफ लोकस्ट अटैक को एटलीस्ट 5-6 पॉइंट इसमें डेफिनेटली आप लिख सकते हो। तो क्या कंट्रोल मेजर लिए गए थे? लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही है हमारा कि कंट्रोल मेजर्स क्या लिए गए हैं। देखो इसके लिए ना इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बहुत जरूरी है। जब ये अफ्रीका से, अरेबियन पेनिनसुला से इंडिया में आया है, विच मीन्स इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम दी वेरियस कंट्रीज, तो इन सारी वेरियस कंट्रीज के बीच में कॉर्पोरेशन होना पड़ेगा कि हर कंट्री अपना इफेक्ट करे कि वो लोकस्ट अटैक, वो लोकस्ट स्वॉर्म जो है वो आगे वाली कंट्री में उतना ही ज्यादा स्प्रेड ना हो, ठीक है, उसे कंट्रोल कर लिया जाए उसी कंट्री के अंदर। तो वहां पे आपको इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स इन सब का स्प्रे करना पड़ेगा। बाकी दूसरी जो कंट्री है आपकी नेबर कंट्री, जब आपको लग रहा है कि विंड की डायरेक्शन में ये वाला लोकस्ट स्वॉर्म अगली कंट्री में एंटर होने वाला है, तो उसे अगली कंट्री को पहले ही नोटिफाई कर दिया जाए और उनके साथ मिलके बढ़िया वाले मेजर्स लिए जाए। तो अर्लियर क्या था, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर एक्सक्लूजन जोन्स क्रिएट कर देते हैं, जिसमें जैसे टायर्स को बर्न कर देते थे या फिर नेट लगा के उनको कैच कर लेते थे। लेकिन अभी चेंज हो गया है स्ट्रैटेजी, अभी इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं हम एयर ड्रोन एंड एरोप्लेन से। और साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंट्रोल ऑफ द लोकस्ट, कि उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करा जाए। अगर ब्रीडिंग को कंट्रोल कर लिया जाएगा, अगर उनके एग्स को खत्म कर दिया जाएगा, तो किसी न किसी हद तक जो लोकस्ट स्वॉर्म का स्प्रेड है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। बाकी क्या है कि एक न्यूली डेवलप टारगेटेड माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड भी डेवलप करा गया है, फंगस बेस्ड, जिसे ग्रीन मसल बोलते हैं। अभी ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ग्रीन मसल। बाकी है कि अर्ली वार्निंग और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकल लेवल पे ये फार्मर को इफेक्ट कर रहा है, तो फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए यहाँ पे। पहले ही जब लग रहा है कि लोकस्ट आने वाले हैं तो उससे पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हमें प्रिवेंटिव मेजर के हिसाब से। बाकी बहुत सारी कंट्रीज के बीच में उनका कॉपरेशन चाहिए ताकि इसको कम से कम इफेक्ट करा जा सके। जितने भी लो फ्लाइंग प्लेन्स हैं, दे कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस टू डिस्टर्ब द लोकस्ट दैट माइट ब्रेक द लोकस्ट स्वॉर्म अपार्ट, उनको सेपरेट कर देगा। इसके अलावा जो नेचर प्रेडेटर्स होते हैं, दे माइट ऑल्सो बी इफेक्टिव इन कीपिंग द स्मॉल स्वॉर्म्स एट अ बे। लेकिन ये जब बहुत बड़ा हो जाएगा, व्हेन इट इज इन द साइज ऑफ मिलियंस ऑफ लोकस्ट, तो नेचुरल प्रेडेटर्स भी यूजफुल नहीं होंगे। छोटे स्वॉर्म्स के अंदर, छोटे लोकस्ट स्वॉर्म्स के अंदर नेचुरल प्रेडेटर कुछ यूजफुल हो सकते हैं। इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं,
देखो, एक तो हमारा जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने, दिस इज द नोडल अथॉरिटी अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और जब से ये एस्टैब्लिश हुई है तब से कंटिन्यूसली इट इज टेकिंग सम और अदर मेजर ऑन द कंट्रोलिंग ऑफ द लोकस्ट स्प्रेड। गवर्नमेंट ड्रोन के थ्रू या फिर एरोप्लेन्स के थ्रू एरियल स्प्रेइंग कर रही है इंसेक्टिसाइड की फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द टॉल ट्रीज और द इनएक्सेसिबल एरिया जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। बाकी टेम्पररी कंट्रोल कैंप्स स्टैब्लिश करे गए हैं बहुत सारे एरियाज में, स्पेशली जिन न्यू टेरिटरीज के अंदर इस बार इन्होंने इन्वेड करा है वहाँ पे भी इन्होंने कैंप्स बनाए हैं। और बाकी जितनी भी अथॉरिटीज हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है और उन सबको बताया जा रहा है, गाइडलाइंस दी जा रही है कि किस तरीके से आप इफेक्टिव मेजर्स, इफेक्टिव कंट्रोल्स लेके आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। सो हो गए हमारे तीनों पार्ट आंसर। लोकस्ट क्या होता है हमने बता दिया, क्यों इस बार ये करंट न्यूज में है हम इसको इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। उसके बाद कौन सी न्यू टेरिटरीज में स्प्रेड हो रहा है तो हम इसमें पूरा बता देंगे कि ये हम इंडिया का मैप बनाएंगे और उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार वाले एरिया, महाराष्ट्र, इन सारे पंजाब एरिया के अंदर ये स्प्रेड हो रहा है, हम मैप बना के बता देंगे। फिर नए फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूटिंग है, तो न्यू फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू देयर स्प्रेड हमारा हेडिंग डाल के वहां पे हम हमारे पॉइंट्स लिख देंगे। एंड देन वी विल कम टू द सेकंड पार्ट, हैज क्लाइमेट चेंज एडेड अनदर लेयर। दो लाइन लिख के कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज वैसे भी स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी दे रहा है। उसके बाद में हम आ जाएंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से लोकस्ट स्वॉर्म्स इंक्रीज होता जा रहा है और ये स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद आ जाएंगे हम थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, जहां पे हम बताएंगे कि क्या क्या मेजर लिए गए हैं। तो इस मेजर में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम बताएंगे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे क्या लिया गया है, और यहाँ पे हम डेफिनेटली लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का बताएंगे ही बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर में कहीं पे भी कोई भी एग्जांपल मिलता है कि किसी कंट्री ने किस तरीके से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले कुछ इनोवेटिव मेजर्स लेके लोकस्ट स्वॉर्म्स को कंट्रोल करा है, तो आप डेफिनेटली उसको यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। एंड विद दैट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हम यहीं पे खत्म करेंगे। आज का कोट ऑफ द डे देखो, वाइल नेचुरल डिजास्टर कैप्चर हेडलाइंस एंड नेशनल अटेंशन शॉर्ट टर्म, द वर्क ऑफ रिकवरी एंड रीबिल्डिंग इज लॉन्ग टर्म। डिजास्टर मैनेजमेंट में जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो एक बार डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आने के बाद कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो न्यूज में रहता है, पूरे वर्ल्ड का अटेंशन कैप्चर करता है। लेकिन डिजास्टर के बाद में जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसकी रिकवरी के लिए, रीबिल्डिंग के लिए, दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। उसको पर उसको हेडलाइंस में बहुत रेयरली दिखाई देता है। तो इसको आप कहाँ यूज करोगे, इसको आप एज एन इंट्रोडक्शन या बॉडी में या फिर कहीं ना कहीं कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, जहां पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। I hope it was useful for your all preparation. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Jai Hind.